हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। सोचिए क्या हो जब आपको ये पता चले कि अभी तक की आपकी पूरी लाइफ एक झूठ थी। वो इंसान जो आपको लगता था कि वो आपसे प्यार करता है, आपकी केयर करता है, वही असल में आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रहा था। हमारी आज की स्टोरी है एक माँ और बेटी की, जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। एक 23 साल की लड़की जो दिमाग से अभी भी बच्ची ही थी, वो कई सारी बीमारियों से सफ़र कर रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी माँ जो पिछले 20 सालों से अपनी बीमार बेटी का अच्छे से ध्यान रख रही थी, उसे टाइम टू टाइम हॉस्पिटल लेके जा रही थी और उससे जो बन पा रहा था अपनी बेटी को ठीक करने के लिए वो सब कर रही थी। वहीं उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए वो औरत एक आइडल थी, लाइक अ परफेक्ट मदर। लेकिन फिर एक दिन अचानक कोई उसके घर में घुसकर उसे जान से मार देता है। पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी बेटी जो खुद से चल भी नहीं पाती थी, वो घर से गायब थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर है और सबको यही लग रहा था कि उसी अटैकर ने उसकी माँ को मारने के बाद उसे किडनैप कर लिया है। आखिर क्या था ये पूरा मामला, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। So my name is Surjeet and let's deep down into today's case which revolves around Gypsy Rose Blanchard. On 3rd of May 1967, लुजियाना के चकबे एरिया में एमा और क्लॉड पिट्री नाम के कपल के घर क्लॉडीन का जन्म होता है। क्लॉडीन को प्यार से सभी लोग डीडी कह के बुलाते थे और उसके 4 और भाई बहन थे। डीडी अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा स्टबर्न थी और जब भी उसे कुछ चाहिए होता था तो वो किसी न किसी तरह उसे हासिल कर ही लेती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। खैर, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डीडी एज अ नर्स काम कर रही थी और इसी बीच उसकी मुलाकात 17 साल के रॉड ब्लैंचर्ड से होती है। डीडी रॉड से पूरे 6 साल बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसी साल डीडी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दोनों दिसंबर 1990 में शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद दे बोथ गॉट सेपरेटेड, क्योंकि शादी के बाद रॉड ब्लैंचर्ड को ये रियलाइज हुआ कि उसने डीडी से शादी अपनी मर्जी से नहीं करी थी, बल्कि प्रेगनेंसी के प्रेशर में आकर उसने इस शादी के लिए हाँ बोला था। खैर, डाइवोर्स के बाद भी डीडी कुछ टाइम तक रॉड के घर पे ही रहती है और फिर 27 जुलाई 1991 में वो अपनी बेटी जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड को जन्म देती है। जिप्सी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद डीडी उसे लेकर अपने पेरेंट्स के साथ मूव हो गई थी। जिप्सी जब 3 महीने की थी तभी से वो बीमार रहने लग गई थी। उसे सोने में दिक्कत होती थी और कभी कभी सोते हुए उसे सांस आना भी बंद हो जाती थी। डीडी को लगता था कि उसकी बेटी को स्लीप एपनिया है, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसके टेस्ट लिए गए तो रिपोर्ट्स में कुछ भी सामने नहीं आया और डॉक्टर का कहना था कि जिप्सी एकदम नॉर्मल है, उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन डीडी पूरी तरह से श्योर थी कि उसकी बेटी को कोई ना कोई बीमारी तो है जिसे डॉक्टर भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। विद द टाइम जिप्सी के हेल्थ इश्यूज और ज्यादा बढ़ गए थे, जिसका मेन रीजन था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डीडी डिसाइड करती है कि अगर डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं कर रहे तो वो खुद से ही अपनी बेटी का ध्यान रखेगी। जिसके बाद वो जिप्सी की मेडिकेशन से लेकर उसके खाने पीने तक सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही थी। डीडी खुद एक नर्स रह चुकी थी और वो अच्छे से जानती थी कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जैसे जैसे जिप्सी बड़ी हो रही थी तो उसके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते जा रहे थे। वो अचानक से चलते चलते बेहोश हो जाती, उसे दौरे पड़ने लगते और कभी कभी तो उसके मुंह से कंटिन्यूअस लार भी टपकती थी। अब तक डीडी समझ चुकी थी कि उसकी बेटी स्पेशल है, वो बाकी के नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसे एक नॉर्मल बच्चे का होता है। वहीं जिप्सी जब अराउंड 7 या 8 साल की थी तो एक बार वो अपने ग्रैंडफादर के साथ उनकी मोटर बाइक पे बैठ के कहीं जा रही थी, तभी बाइक का एक्सीडेंट होता है जिससे जिप्सी के घुटनों पर काफी चोट भी आई थी। जिप्सी को हॉस्पिटल ले जाया गया और जब वो हॉस्पिटल से वापस घर पहुंची तो वो एक व्हील चेयर पर थी। जिप्सी को इस हालत में देखकर घर पे सभी लोग शॉक में थे और जब डीडी को इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से जिप्सी के दोनों पैर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर ने उसे व्हील चेयर पर रहने के लिए कहा है। इसी वजह से डीडी ने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया था और वो खुद घर पे उसे पढ़ाया करती थी। इसी बीच ईयर 1997 में डीडी की माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं। डीडी और उसकी स्टेप मदर की बिल्कुल नहीं बनती थी और यहाँ तक कि जब एक बार उसकी स्टेप मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी तो उसका इल्जाम भी डीडी के सर आया था, जिसके बाद वो अपने फादर का घर छोड़कर न्यू ऑरलियंस मूव हो गई थी।
डीडी का एक्स हस्बैंड रॉड ब्लैंचर्ड उन्हें हर महीने कुछ पैसे भेजा करता था ताकि उससे वो जिप्सी का अच्छे से ध्यान रख सके। इसी बीच कुछ एनजीओज की नजर जिप्सी पे पड़ती है और अब वो लोकल एनजीओज भी जिप्सी के ट्रीटमेंट में डीडी की हेल्प कर रहे थे। इस टाइम तक आते आते जिप्सी ल्यूकीमिया, एस्थमा, एपिलेप्सी और मस्कुलर डेस्ट्रोफी जैसी बीमारियों की चपेट में आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसे चलने में और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और कई बार तो वो बात करते करते एकदम से ही बेहोश हो जाती। जिप्सी दिन भर में इतनी दवाइयां खाती थी कि उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स तक को रिमूव करना पड़ गया था। इतनी कम उम्र में वो लड़की इतना कुछ झेल रही थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके फेस पर एक स्माइल रहती, जिससे लोग काफी इंस्पायर होते थे। वहीं दूसरी ओर डीडी एक चट्टान की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। वो अपना पूरा टाइम जिप्सी को देती, उसका ख्याल रखती, क्योंकि उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी और यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। इसी दौरान जिप्सी कीमोथेरेपी सेशन ले रही थी, जिसकी वजह से उसके सर के सारे बाल गिर चुके थे। वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसे देखने और सुनने में भी दिक्कत होती थी। इन अगस्त 2005 लुजियाना की जिस एरिया में डीडी और जिप्सी रहती थी, वहाँ ह्यूरिकेन कटरीना हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से लोगों के घर टूट गए थे और उनमें से एक घर डीडी और जिप्सी का भी था। इस ह्यूरिकेन की वजह से जिप्सी के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसके बाद वो दोनों 2005 से लेकर 2008 तक मिजरी के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और इसी दौरान जिप्सी को खाना खाने में भी दिक्कत आने लग गई थी, जिसके बाद एक सर्जरी की हेल्प से जिप्सी की बॉडी में फीडिंग ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है। इसके बाद ईयर 2008 में वो दोनों स्प्रिंगफील्ड मूव हो जाते हैं, जहां हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी नाम का एक एनजीओ उनके लिए एक घर तैयार करता है। एक सिंगल मदर और उसकी बीमार बेटी जो ह्यूरिकेन की वजह से बेघर हो चुकी थी। ये स्टोरी लोकल मीडिया की अटेंशन ग्रैब करती है, जिसकी वजह से उस एरिया में रहने वाले सभी लोग अब जिप्सी और डीडी को जानने लग गए थे और वो लोग उन माँ बेटी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते। डीडी अक्सर अपने घर पे एक बड़ी सी स्क्रीन सेटअप करती और आसपास के बहुत से लोग वहाँ मूवी देखने आया करते थे, जिसके लिए डीडी उनसे कुछ पैसे चार्ज करती और वो लोग खुशी खुशी डीडी को पैसे दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो उन दोनों की एक तरह से हेल्प ही कर रहे हैं। जिसके बाद जिप्सी काफी फेमस हो चुकी थी और उसे कई सारे चैरिटी इवेंट्स में इनवाइट किया जाता। बड़े बड़े एनजीओज अब उसकी मदद करने के लिए सामने आ रहे थे और अब जिप्सी के ट्रीटमेंट का सारा खर्चा भी वही उठा रहे थे। वो लोग उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रिप्स प्लान करते और उसे बड़े बड़े सिंगर्स की मूवी कॉन्सर्ट में फ्री पासेस मिलते थे। जो भी जिप्सी रोज से फर्स्ट टाइम मिलता, वो उसकी छोटी हाइट, क्यूट फेस और बच्चे जैसी आवाज सुनकर उसे लाइक करने लगता था। हालांकि जिप्सी अपनी टीनेज में थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक 7 साल के बच्चे जितना था, क्योंकि जिप्सी इंटेलेक्चुअली डिसेबल थी और इसी वजह से उसकी मेंटल ग्रोथ काफी स्लो हो रही थी। स्प्रिंगफील्ड में रहते हुए उसकी मुलाकात अलिया वुडमैन्सी नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं। जिप्सी उसके साथ काफी कंफर्टेबल फील करती थी और साथ ही वो उससे अपनी हर एक बात शेयर किया करती थी। ऑन 9 जून 2015 उस दिन डीडी जिप्सी की फीडिंग ट्यूब को रिप्लेस करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल से घर आने के बाद दोनों ने साथ में मूवी देखी और डिनर करने के बाद डीडी जिप्सी को उसके रूम में लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर खुद भी अपने रूम में सोने चली गई थी। इसके 5 दिन बाद यानी कि 14 जून को डीडी के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आता है, जिससे सभी लोग शॉक हो गए थे। उस पोस्ट में लिखा था दैट बिच इज डेड। इसके तुरंत बाद इसी तरह का एक और पोस्ट उसके अकाउंट से किया जाता है। ये देखकर लोग कंफ्यूज थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डीडी इस तरह के पोस्ट भला क्यों कर रही है। पिछले 5 दिनों से किसी ने भी डीडी और जिप्सी को नहीं देखा था, जिसके बाद उनके कुछ नेबर्स डीडी के घर जाकर नॉक करने लगते हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि शायद डीडी जिप्सी को लेकर हॉस्पिटल गई है, तो वो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर डीडी की कार पे पड़ती है, जो कि वहीं घर पे ही खड़ी थी, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डीडी बिना अपनी गाड़ी के कहीं नहीं जा सकती थी। क्योंकि अगर वो जिप्सी को लेकर हॉस्पिटल गई होती तो उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होती। उसकी गाड़ी घर पे है, जिसका मतलब कि डीडी भी घर पे ही मौजूद है, जो फिलहाल घर का दरवाजा नहीं खोल रही थी। जिसके बाद वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है और जैसे ही पुलिस घर में इंटर करती है तो उन्हें डीडी के बेडरूम में उसकी बॉडी मिलती है, जिस पर कई बार चाकू से हमला करके उसकी जान ली गई थी। इसके बाद पुलिस जिप्सी को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें उस घर में जिप्सी कहीं नहीं मिलती। जिप्सी की तीनों व्हीलचेयर घर पे ही मौजूद थी। ये देखकर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि एक लड़की जो खुद से चल तक नहीं पाती, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि जिप्सी किडनैप हो चुकी है।
जिसके बाद पुलिस जिप्सी को ढूंढना शुरू करती है। वो लोग सबसे पहले उस फेसबुक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। डिटेल सामने आती है और आईपी एड्रेस की हेल्प से पुलिस को वो लोकेशन भी पता चल जाती है जहां से वो पोस्ट किए गए थे। इस इन्वेस्टिगेशन में जो एड्रेस पुलिस के हाथ लगा था वो था विस्कॉन्सिन में रहने वाले निकोलस गॉर्डजोन का। वहीं जब उस आदमी की हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि निकोलस का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रह चुका है। उसे अप्रैल 2013 में मैकडी के एक रेस्टोरेंट में अडल्ट कंटेंट देखने और पब्लिक एरिया में अपने हाथ से खुद को प्लेजर देने के लिए उसे अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करते टाइम पुलिस को उसकी जेब से एक नाइफ भी बरामद हुआ था। जब ये मामला कोर्ट में गया तो ये सामने आया कि निकोलस ऑटिज्म का शिकार है एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पे लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया और एक छोटा सा फाइन भर के वो जेल से बाहर आ गया था। ये जानकर पुलिस की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो आदमी जिप्सी के साथ कुछ गलत ना कर दे। जिसके बाद पुलिस बिना को देरी किए निकोलस गॉर्डजोन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि जिप्सी उसी घर में सही सलामत मौजूद थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि जिप्सी बिना किसी व्हीलचेयर के इजीली चल फिर पा रही थी और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो कभी बीमार थी ही नहीं। पुलिस के सामने एक नया ही ट्विस्ट आ चुका था, लेकिन इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आना अभी बाकी थी। इसके बाद जिप्सी और निकोलस दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और जब जिप्सी को इंटेरोगेट किया गया तो ये सामने आया कि एक्चुअल में जिप्सी कभी बीमार थी ही नहीं। वो बचपन से ही नॉर्मल थी, ना उसे कोई ल्यूकीमिया था, ना अस्थमा और ना ही कोई दूसरी बीमारी। ये सब तो बस उसकी माँ डीडी के दिमाग की एक उपज थी। दरअसल डीडी को मैनचोजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी नाम की एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे लगता था कि उसकी बेटी को बहुत सी बीमारियां हैं और उसे इलाज की जरूरत है। डीडी बचपन से ही जिप्सी को अलग अलग हॉस्पिटल लेकर जाती। डीडी खुद एक नर्स थी और उसे पता था कि कौन सी बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जब वो उन सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर को बताती तो डॉक्टर जिप्सी को टेस्ट करते, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता था। जिसके बाद वो जिप्सी को कुछ ऐसी दवाइयां खिलाती जिससे उसे सिम्टम्स आने लग गए थे, जैसे कि जिप्सी के मुंह से कंटिन्यूअस लार टपकती रहती, जिसकी वजह से उसके सलाइवरी ग्लैंड्स को निकाल दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर्स ने बिना किसी प्री मेडिकल चेकअप के ही उसकी वो सर्जरी करी थी, क्योंकि डीडी उन्हें इतनी चालाकी से मैनिपुलेट करती थी कि वो लोग इजीली उस पर ट्रस्ट करने लगते। डीडी सबसे पोलाइटली और पूरे कॉन्फिडेंस से बात करती और जब भी वो डॉक्टर को जिप्सी के बारे में बताती तो वो ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स का यूज करती जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती थी। उन्हें दिखता था कि एक बेचारी माँ अपनी बीमार बेटी को लेकर कितनी परेशान है और इसी वजह से डॉक्टर उससे ज्यादा डिटेल भी नहीं मांगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डीडी जिप्सी की माँ है और वो भला झूठ क्यों ही बोलेगी। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को उस पर थोड़ा भी शक होने लगता तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चली जाती और फिर वो उसे भी सेम तरीके से मैनिपुलेट करती। इसी बीच इन सितंबर 2007 डीडी जिप्सी को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गई थी। वहीं जब उसने जिप्सी के MRI स्कैन्स और ब्लड टेस्ट लिए तो उसमें ऐसी कोई भी बीमारी सामने नहीं आई जिसकी वजह से जिप्सी व्हील चेयर पर आ गई थी। वहीं जब डीडी से जिप्सी के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे गए तो उसका कहना था कि हरिकेन की वजह से जिप्सी के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद उस डॉक्टर को डीडी पर शक हो गया था और कहीं ना कहीं वो जान चुका था कि डीडी जानबूझकर ये सब कर रही है, लेकिन वो डॉक्टर 100% श्योर नहीं था, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। क्योंकि अगर वो डीडी को एक्सपोज करने की कोशिश करता तो ये हो सकता था कि लोग उस पर ट्रस्ट ना करके एक माँ के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते, जिससे वो एज अ डॉक्टर अपनी क्रेडिबिलिटी खो सकता था। डीडी जब भी जिप्सी को हॉस्पिटल लेकर जाती तो वो उसे डॉक्टर से ज्यादा बात नहीं करने देती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो डॉक्टर से ज्यादा बात करेगी तो कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। डीडी ने जिप्सी का एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था जिसमें उसका बर्थ ईयर 1991 से बदलकर 1995 कर दिया गया था। वो जिप्सी को ये बताया करती थी कि उसकी एज 18 साल है, बट इन रियलिटी वो उस वक्त 23 साल की थी। वहीं जब एक बार उसके 18th बर्थडे पे उसके फादर रॉड ब्लैंचर्ड ने उसे विश करने के लिए कॉल किया था तो डीडी ने उसे कहा था कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि जिप्सी को लगता है कि वो अभी 14 साल की है और अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे उसे शॉक लग सकता है। ये सब करके वो साबित करना चाहती थी कि उसकी बेटी जिप्सी की मेंटल ग्रोथ स्लो है। वहीं खुद जिप्सी को भी उसने इस बात का यकीन दिला दिया था कि वो बीमार है और अब उसे ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ काटनी होगी। डीडी जिप्सी को हर तरीके से कंट्रोल करके रखती थी। वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी और क्या बोलेगी, ये सब डीडी ही डिसाइड करती थी। उसने ये सब कुछ इस तरह से कर रखा था कि जिप्सी को हमेशा डीडी की जरूरत महसूस होती।
जिप्सी अपनी माँ से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती थी और अगर गलती से भी वो ऐसा करती या उसकी बात मानने से मना करती तो डीडी उसे टॉर्चर करती और कई कई दिनों तक उसका खाना बंद कर दिया जाता। जिप्सी को बचपन से ही सबसे अलग करके रखा गया था ताकि कभी उसे इस बात का पता ही ना चले कि वो एकदम नॉर्मल है। जिप्सी की ज्यादातर फोटोज में आप देखोगे कि वो हमेशा अपने सर को किसी कपड़े या फिर कैप से कवर करके रखती, क्योंकि उसकी माँ डेली उसका हेड शेव कर दिया करती थी ताकि सबको यही लगे कि कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए हैं। अब जिप्सी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो उसे फील होता था कि वो भी बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही है। उसे भी लड़कों को देखकर अट्रैक्शन फील होती थी और उसने चुपके से फेसबुक पर एक अकाउंट भी बना लिया था। जिसके बाद एक डेटिंग वेबसाइट पर उसकी मुलाकात निकोलस गॉर्डजॉन से होती है। और आपको याद दिला दूं कि निकोलस वही लड़का है जिसके घर से जिप्सी को पुलिस द्वारा रिकवर किया गया था। खैर, अब दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए थे। जिप्सी निकोलस से अपनी हर एक बात शेयर किया करती। वो दोनों इतने ज्यादा प्यार में थे कि उन दोनों ने अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। पूरे 2 हफ्ते तक एक दूसरे से बात करने के बाद वो ये डिसाइड कर चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। उनका अपना घर होगा जहां वो खुशी खुशी रहेंगे। जिप्सी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अलिया को भी निकोलस के बारे में बताया था और अलिया ने उन दोनों की चैट्स देखकर उसे उससे दूर रहने की सलाह दी थी, क्योंकि निकोलस की चैट्स ये साफ पता चलता था कि वो एक अग्रेसिव किस्म का इंसान है और उसके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद वो निकोलस से बात करना बंद नहीं करती, क्योंकि वो सच में उससे प्यार करने लगी थी। इसके बाद जिप्सी निकोलस को डीडी से मिलवाना चाहती थी। वो निकोलस को बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ थिएटर में सिंड्रेला मूवी देखने जा रही हूँ और तुम्हें वहीं मेरी मॉम से एक रैंडम पर्सन की तरह मिलना होगा, जिसके बाद हम ये प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों पहली बार उसी थिएटर में मिले थे और हमें पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। बट जैसा जिप्सी ने सोचा था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। निकोलस बस दूर खड़ा होकर उन दोनों को देखे जा रहा था ताकि डीडी उसे नोटिस करे, लेकिन डीडी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जिसके बाद जिप्सी बाथरूम जाने के बहाने वहां निकोलस से मिलती है और निकोलस के अकॉर्डिंग वहां वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुए थे। जिसके बाद डीडी ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई थी। जिसके बाद डीडी ने जिप्सी को वार्न करते हुए कहा था कि तुम दोबारा निकोलस से नहीं मिलोगी और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिप्सी के लिए डीडी के साथ रहना अब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उसे 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं जाने देती थी। अपनी माँ के इस बिहेवियर से जिप्सी तंग आ चुकी थी और वो निकोलस के साथ मिलकर डीडी को मारने का प्लान बनाती है। जिसके बाद निकोलस 9 जून के दिन स्प्रिंगफील्ड वापस आता है और वहीं जब रात को डीडी अपने रूम में सो रही थी तो जिप्सी घर का डोर ओपन करके निकोलस को अंदर बुलाती है। वो उसे एक डक्ट टेप, ग्लव्स और एक चाकू देकर डीडी के रूम में जाने के लिए कहती है। इसके बाद जिप्सी अपने बाथरूम में जाकर अपने कान बंद कर लेती है ताकि उसे अपनी माँ की चीखने की आवाज ना सुनाई दे। वहीं दूसरी ओर निकोलस डीडी के रूम में इंटर करता है और चाकू से डीडी पर 17 बार हमला करके वो उसे जान से मार देता है। वहीं जब निकोलस से इस बारे में पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि डीडी को मारने के बाद वो जिप्सी के रूम में गया जहां वो दोनों फिजिकल हुए थे। उसका कहना था कि उसने ये सब जिप्सी को उसकी माँ के चंगुल से आजाद करने के लिए किया था और वो जिप्सी से सच में प्यार करता है। इसके बाद जिप्सी ने घर से कुछ पैसे उठाए और वो दोनों 2 दिनों तक स्प्रिंगफील्ड के बाहर एक होटल में रुके थे। उन्होंने मर्डर वेपन को निकोलस के घर पे मेल कर दिया था ताकि वो किसी के भी हाथ ना लग सके। जिसके बाद वो दोनों एक बस में बैठकर विस्कॉन्सिन आ गए थे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस प्लान को इतनी सफाई से एग्जीक्यूट किया है कि कोई उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन जिप्सी से एक गलती हो चुकी थी जो उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर डीडी के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया था और उसी पोस्ट की हेल्प से पुलिस उन दोनों तक पहुंच पाई थी। इसके बाद दोनों के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। निकोलस को डीडी की जान लेने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वहीं जिप्सी को अपनी मां की मौत की प्लानिंग के लिए और निकोलस की हेल्प करने के लिए उसे 10 साल की जेल होती है। जब डीडी का असली चेहरा दुनिया के सामने आया तो कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। सभी लोग शौक में थे कि कैसे उसने इतने सालों तक अपनी बेटी को टॉर्चर किया और वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकती रही। वहीं जब जिप्सी जेल में थी तो वहां वो अच्छे से रिकवर कर रही थी और उसने जेल में रहते हुए अच्छा खासा वेट भी गेन कर लिया था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेल में रहकर वो आजाद फील करती है, क्योंकि इतने सालों से जो टॉर्चर वो सहते आ रही थी उसकी वजह से उसकी लाइफ हेल बन चुकी थी। लेकिन उसे आज भी इस बात का रिग्रेट है कि उसे अपनी आजादी के लिए अपनी माँ को मारना पड़ा।
वेल, ये बात जरूर है कि उसने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ जो किया वो भी किसी क्राइम से कम नहीं था। वेल, इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।